नमस्कार, एएनबी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे चीन की, क्योंकि भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख इलाके में पिछले करीब एक साल से तनाव जो है वो देखने को मिल रहा है। सीमा विवाद अब लेकिन खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में ये जवाब दिया है कि पैंगोंग लेक के पास विवाद को लेकर के भारत और चीन के बीच समझौता हो गया है। दोनों ही देश अपनी अपनी सेनाओं को पीछे हटाने को लेकर के सहमत हुए हैं। साथ ही अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति को भी अब लागू कर दिया जाएगा और साथ ही बुधवार से इस प्रक्रिया को लागू करना शुरू भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही पैंगोंग लेक से दोनों सेनाओं के पीछे हटने की खबर सामने आई थी, जिसके बारे में इसका आधिकारिक ऐलान अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर दिया है। अपने बयान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बताया है कि पूर्वी लद्दाख सीमा पर चीन द्वारा पिछले साल भारी संख्या में गोला बारूद इकट्ठा किया गया था और इस दौरान हमारी सेनाओं ने चीन के खिलाफ उपयुक्त जवाबी कार्रवाई भी की थी। सितंबर से दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ बातचीत की, दोनों पक्षों ने, और एलएसी पर यथास्थिति करना ही हमारा लक्ष्य है, ऐसा भी उन्होंने कहा है। और रक्षा मंत्री ये बोले कि चीन ने 1962 के वक्त से ही काफ़ी हिस्से पर कब्जा किया है और भारत ने चीन को बॉर्डर के हालात पर यह कहा है कि रिश्तों पर भी इसका असर पड़ा है। राजनाथ सिंह ने यह कहा है कि बातचीत के लिए हमारी रणनीति पूरी तरह से स्पष्ट है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। हमने चीन को यह बताया है कि 3 सिद्धांतों के आधार पर हम इस समस्या का समाधान चाहते हैं। फर्स्ट, दोनों पक्षों द्वारा एलएसी को माना जाए और उसका आदर किया जाए। दूसरा, किसी भी पक्ष द्वारा यूनिलेटरली स्टेटस को बदलने का प्रयास न किया जाए। तीसरा, सभी समझौतों का दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाए। सभापति महोदय, फ्रिक्शन क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट के लिए भारत का यह मत है कि 2020 की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट जो एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं वे दूर हो जाएं और दोनों सेनाएं वापस अपनी अपनी स्थायी या मान्य चौकियों पर वापस लौट जाएं। सभापति महोदय, बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने दें। सभापति महोदय, पैंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। ये कदम आपसी समझौते के तहत बढ़ाए जाएंगे तथा जो भी निर्माण आदि दोनों पक्षों द्वारा अप्रैल 2020 से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर किया गया है उन्हें हटा दिया जाएगा और पुरानी स्थिति कायम कर दी जाएगी। इस खबर पर चर्चा करेंगे। रामदेव सिंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। रामदेव जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। थैंक यू हितेन, थैंक यू वेरी मच। रामदेव जी, जो जवाब रक्षा मंत्री ने सदन में दिया है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या अब आपको ये लगता है कि वहां पर स्थिति जो है वो सामान्य हो जाएगी जैसा कि रक्षा मंत्री ने दावा किया है? देखो हितेंद्र जी, रक्षा मंत्री जी ने जिस जोश के साथ अपनी बात कही है तो उनकी भाषा से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से तो प्रतीत होता है कि बातचीत में सुधार हुआ है। लेकिन जमीनी स्तर पर इसका असर अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसमें क्या होगा कि अभी कोर कमांडर्स और ब्रिगेडियर्स लेवल की बातचीत होंगी। बातचीत के बाद कौन पहले तंबू उखाड़ेगा, सबसे बड़ा सवाल। ये बात सत्य है कि 9 महीने का जो गतिरोध रहा है और उस गतिरोध में हमने बहुत कुछ अचीव किया है। ऐसा नहीं है कि चाइना को लगता था कि हिंदुस्तान जो है हमारे झांसे में आ जाएगा और हम उसको दबा देंगे। वो स्थिति अब नहीं रही है और स्थितियां जब बदल जाती हैं तो सामने वाले देश को ये सोचना होता है कि
अब इसको कैसे टैकल किया जाए। हमारी सरकार ने, भारतीय सेना ने काफी अच्छा अपना विश्वास दिखाते हुए सीमाओं की रक्षा की है और चाइना को ये यकीन दिला दिया है कि 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है ये। अब तुम्हें अगर कोई भी हरकत की तो साले मारे जाओगे। उस परिस्थितियों को देखते हुए, जबकि हम 2 फ्रंट पर तैयारियां कर रहे हैं, पाकिस्तान हमारे साथ तैयार बैठा हुआ है, कभी भी खुरापात कर देता है, चाइना से भी। इस समय चाइना के साथ जो राजनाथ सिंह जी ने कहा है संतुलित व्यवहार के तौर पर, अगर ये जमीन पर उतर आता है तो ये बहुत अच्छी खबर है और जो कि होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि कई सालों से हमारे LAC पर उनसे बातचीत चली, कोई गोली नहीं चलती है, कोई हथियार नहीं होते हैं, काफी अच्छा चल रहा था। डिस्प्यूट बहुत सारे हैं, साउथ चाइना से लेकर के ऊपर तक सारे डिस्प्यूट भरे पड़े हुए हैं। वो हमारी बात नहीं मानते हैं, वो हम मैकमोहन लाइन की बात करते हैं तो वो दूसरी बात करते हैं। तो ये डिस्प्यूट कागजों में कूटनीतिक स्तर पर ठीक होते रहेंगे, बातचीत चलती रहेगी। लेकिन ये बात सत्य है हितेंद्र कि भारतीय सेना ने जो जज्बे का परिचय दिया है, वो जज्बा जो है राजनाथ सिंह माननीय रक्षा मंत्री जी के भाषण में झलक रहा था। जी, खुशी की बात है जी रामदेव जी, जैसा कि आपने बताया, हालांकि बुधवार से ये कार्रवाई शुरू हो गई है, दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटनी शुरू हो गई हैं, लेकिन जो मैकमोहन रेखा की बात आपने की है, उसका जो जिक्र आपने किया है और LAC का जो जिक्र राजनाथ सिंह ने किया है, तो यहाँ पर एक जो वो देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जो हमारी जो जमीन है जिस पर कब्जा है चीन का, उसको हम छोड़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। LAC की यथास्थिति बनाने की बात रक्षा मंत्री भी कर रहे हैं। नहीं, देखिए अभी आप जो जमीन की बात करेंगे, मैकमोहन लाइन की बात कई सालों से 50 दौर की वार्ता हो चुकी है, कूटनीतिक स्तर पर उसका कोई हल नहीं हुआ है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, जो जिसके कंट्रोल में 2020 अप्रैल में थी जी, रक्षा मंत्री जी ये कह रहे हैं कि जो स्थिति थी 2020 में अप्रैल के महीने से जब इंक्रोचमेंट शुरू हुआ था, गलवान घाटी की घटना हुई थी, उसके बाद घटनाएं लगातार बढ़ी हुई। हमने अपनी सेना लगा दी, उन्होंने अपनी लगा दी, काफी निर्माण हुआ है और हटना शुरू हुआ है। स्वाभाविक तौर पे हटना शुरू हुआ, बर्फ भी पड़ी हुई है, बर्फ के साथ साथ हटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस हालत में मुझे नहीं लगता है कि अब हम दूसरी स्थिति में बढ़ पाएंगे, न ही चाइना चाहेगा और हम ऐसी कोई स्थिति नहीं बन पाएगी कि जो हम क्लेम करते हैं वो हमें मिले या जो चाइना क्लेम करता है वो उसको मिले। अभी जहां तक मेरा ये मानना है, मेरा निजी विचार है कि अगर इसी LAC को दोनों सरकारें मिलकर के कुछ डिस्प्यूट को सुधार करके अगर इसको इंटरनेशनल बाउंड्री मान लेती हैं तो ये दोनों देशों के लिए बहुत ही हितकर कदम होगा। जी, लेकिन ऐसे में क्या आपको लगता है कि चीन मान जाएगा ऐसे, क्योंकि वो तो और भी ज्यादा दावा कर रहा है? देखिए, चीन की तो विस्तारवादी नीति है, चाइना सी से लेकर के उसके आसपास जितने पड़ोसी देश हैं सारे के सारे उसकी विस्तारवादी नीतियों से परेशान हैं और कोई भी इस तरह से मुंहतोड़ जवाब देने की स्थिति में नहीं है हमारे अलावा, क्योंकि जब हमने उसको मुंहतोड़ जवाब दिया और पूरे विश्व का सपोर्ट हमें मिला, उस हालत में उसको काफी जो है तकलीफ हुई और उस तकलीफ को वो सोचता था कि मैं शेर हो जाऊंगा, तो बब्बर शेर सामने खड़ा था, वो 1962 का हिंदुस्तान देख रहा था। हाँ, देखिए कुछ चीजों में चाइना काफी प्रोग्रेस करता है। अगर आप रक्षा बजट की बात करेंगे तो मैंने उस दिन भी शायद आपसे कहा था कि उसमें मुझे थोड़ी निराशा हुई है कि जिस तरह से एक बड़े देश को अपने रक्षा पर खर्चा कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी विडंबना ये है कि राजनेता ये समझते हैं कि रक्षा का खर्च जो है बिना मतलब का खर्च है। मैं कई बार कह चुका हूँ, कोई भी राज्य, कोई भी देश तब तक आगे नहीं सुपर पावर बन सकता है जब तक उसकी सीमाएं सुरक्षित ना हो, जब तक रक्षा स्ट्रांग ना हो। जब तक आपका सोल्जर स्ट्रांग नहीं है, उसका इक्विपमेंट स्ट्रांग नहीं है, उसका इंस्ट्रूमेंट स्ट्रांग नहीं है, तो मैन बिहाइंड द मशीन, जब तक मशीन अच्छी नहीं है तो अपने लोग लड़ तो सकते हैं। तो इस बार जो है रक्षा बजट में हो सकता है कोरोना इफेक्ट रहा है, कोविड-19 महामारी हुई है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कई जगह पर अगर कटौती करने के बाद साजो सामान की भरपाई कर दी जाती, मॉडर्नाइजेशन कर दिया जाता तो ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन जहां तक आपने कहा कि LAC को अगर चाइना नहीं मानेगा, अब चाइना की भी मजबूरी है हितेंद्र, उसको मानना ही होगा।
अब और कोई तरीका नहीं है, लेकिन युद्ध कोई विकल्प नहीं है, लेकिन कूटनीति के माध्यम से और आपकी ताकत के माध्यम से। तभी मैं कहता हूं कि अगर आप ताकत बराबर करोगे, ताकत बढ़ाओगे, तो लोगों सामने वाले को आपकी बात माननी होगी जी। लेकिन रामदेव जी, एक और खुलासा आज किया है रक्षा मंत्री ने। उन्होंने ये बताया कि जो पीओके जिसका जिक्र करते रहे हैं, अक्सर गृह मंत्री भी जब जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हैं तो वो ये कहते हैं कि पीओके का भी मैं जिक्र कर रहा हूँ, पीओके को भारत से अलग ना देखा जाए, और इसके लिए कब क्या कुछ कोशिश की जाएगी भारत सरकार की तरफ से वो अभी कुछ नहीं पता कि कब उसके लिए कोशिश की जाएगी। लेकिन ये खुलासा किया गया है रक्षा मंत्री की तरफ से कि उसका एक बड़ा भूभाग चाइना को सौंप दिया है पाकिस्तान ने। तो टकराव की स्थिति तो यहाँ पर खत्म होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, टकराव तो फिर भी होंगे। देखिए, जब ताकतवर राष्ट्र आपस में रहते हैं तो टकराव तो स्वाभाविक तौर पर होता है। आप देख लीजिए ना कि शहर के अंदर अगर दो पड़ोसी तो बराबर के हो जाते हैं तो टकराव हमेशा बना ही रहता है। हाँ, अक्षय चीन का मामला है, पीओके के कुछ हिस्से का मामला है, जायज बात है पाकिस्तान ने उसको इनकेस किया है, पाकिस्तान ने वो उसका उनको दे दिया है। इसमें काफी जोर आजमाइश चली है। पीओके को स्वतंत्र कराना हमारी जिम्मेवारी है। जहां तक भारतीय सेना का सवाल है उसमें तो मुझे कोई शक नहीं है, देश को भी कोई शक नहीं है। अगर आदेश मिलेंगे तो पीओके स्वतंत्र हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि उन परिस्थितियों से निपटने के लिए भारत सरकार या माननीय रक्षा मंत्री जी कितने तैयार हैं जी? क्या वो समय आ गया है कि पीओके को स्वतंत्र किया जाए? मेरा ऐसा मानना है कि अभी तकरीबन इसमें 2-4 साल लगेंगे। स्वतंत्र निश्चित होना है, ये सत्य है जी। और वो हमारे साथ आना है क्योंकि हमारा हिस्सा था। अगर हम महाराजा हरि सिंह की संधि की बात देखें, 1948 में जब उन्होंने इंक्रोचमेंट किया, परिस्थितियां अलग थी, गंभीर परिस्थितियों के हिसाब से कबायलियों ने वहां अटैक करने के बाद और वो इलाका ले लिया। कई इलाका हमने 1965 और 71 में वापस लिया था, लेकिन विश्व प्रेशर के मद्देनजर रखते ये राजनीति या कूटनीति की फेलियर की वजह से वो हमें वापस भी करना पड़ा। कई चीजें हैं। बांग्लादेश जब बनाया था हम चाहते तो उसी समय पीओके भी हमारे साथ वापस आ सकता था, बिल्कुल, लेकिन परिस्थितियां ऐसी नहीं बन पाई। जायज बात है, हम उम्मीद करेंगे, आप भी उम्मीद करिए कि बहुत जल्दी पीओके आपका वापस आ जाए। बिल्कुल, उम्मीद तो क्यों नहीं करेंगे सर। भारत का सिर, भारत का ताज कहा जाता है जम्मू कश्मीर को, और हर कोई चाहता है, हर देशवासी ये चाहता है कि जम्मू कश्मीर, पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा हो। निश्चित तौर पर स्टैंड होना चाहिए। नक्शे में हमने परिवर्तन नहीं किया है, विधानसभा की सीटों में, लोकसभा की सीटों में हमने परिवर्तन नहीं किया है। कोई भी पार्टी की सरकार रही हो देश में, सबने कटिबद्धता जलाई है और ये देश एकजुट है इस मामले में कि जो हमारा हिस्सा है वो हमें मिलना ही चाहिए, जो कि गलत तरीके से। और दूसरा, पीओके भी चाहता है, पीओके कौन सा उनके साथ रह के खुश है? बिल्कुल, पीओके के साथ जो सौतेला व्यवहार होता है, जो अत्याचार होता है, वो हम जानते हैं। अंदर की खबर है कि पीओके का एक एक आदमी इस समय जो है पाकिस्तान के साथ साथ चाइना का विरोध करने पर उतर आया है। वन बेल्ट वन रोड वन बेल्ट की बात करें अगर हम, तो पीओके में उसका बड़ा विरोध हो रहा है, विद्रोह हो रहा है। और मेरी ये नॉलेज कहती है कि इस समय वो काम भी बंद पड़ा हुआ है, ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर स्थानीय लोगों का विरोध चाइना को झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल, वहां पर काफी विरोध चाइना को झेलना पड़ा। और ऐसे में क्योंकि रक्षा मंत्री ने जिस तरीके से ये कहा कि दोनों देशों के जो संबंध हैं उन पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ा है, जो टकराव की स्थिति अब देखने को मिली हाल फिलहाल में। हालांकि अब जब स्थिति सामान्य हो जाएंगी तो आपको क्या लगता है कि दोनों देशों के बीच वो जो सामंजस्य पहले एक बार के लिए जो चल रहा था, जो फ्लो चल रहा था दोनों देशों के बीच, विकास की यात्रा में आगे बढ़ रहे थे, क्या वो फिर से सामान्य हो पाएंगे? देखो हितेंद्र, इकोनॉमी का जहां तक सवाल है जी, ये दोनों देशों की मजबूरी है। आज के वर्ल्ड मार्केट में कोई भी देश जो है अकेले न तो व्यापार कर सकता है, आयात निर्यात के तौर पे बहुत सारी चीजें जो है एक दूसरे के साथ शेयर करके बांटनी, खरीदनी और बेचनी होती है। अगर हम सिर्फ रक्षा नीति के साथ साथ एलएसी के साथ लड़ाई के साथ साथ अगर हम अपना ईगो बना लेंगे तो उस हालत में देखिए आर्थिक नुकसान को झेलना पड़ेगा। और चाइना को हमसे ज्यादा नुकसान हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि नुकसान हमारा नहीं हुआ, हमारा भी हुआ है, लेकिन चूंकि कई जगह हमें अवसर मिला है कि चाइना की नीति के वजह से, चाइना की घबराहट का एक कारण ये भी है कि कंपनियां, जो विदेशी कंपनियां हैं, जो अमेरिका की हैं, जो यूरोप की है और बाकी जो कंपनियां हैं, उनका चाइना से मोह भंग हो रहा है। अब उन्हें उसका एक जो है सब्स्टिट्यूट चाहिए था। अब सब्स्टिट्यूट के रूप में भारत जब उभरने लगा, तब जाकर के चाइना को लगा कि ये तो साला उल्टा ही हो गया गेम। क्योंकि कोविड-19 के बाद ये पूरा विश्व ने मान लिया है कोविड-19 महामारी जो है चाइना की देन है।
और मैं भी कहता हूं कि ये वायरस जो है कुदरती वायरस, नेचुरल वायरस नहीं है, वायरस पैदा किया हुआ वायरस है। अब ये प्रूव करने की जरूरत है। ये आपका सम्मानित चैनल है, मैं ये नहीं कहूंगा कि सीधा सीधा इसमें चाइना का हाथ है, ये तो प्रूफ की बात है। लेकिन रामदेव जी, उसके लिए तो WHO की टीम वहां पर पहुंची हुई है, ये एक अलग मसला है। वहां पर पहुंची हुई है टीम और वो जांच इस पूरे मसले की कर रही है कि ये वायरस आखिरकार वहां से क्यों पैदा हुआ। लेकिन हम बात कर रहे हैं भारत और चाइना के रिश्तों की, क्योंकि जो रिश्तों में जो अब टकराव की वजह से जो संबंध पर जो असर पड़ा है, उसकी भरपाई अब किस तरीके से होगी? भारत सरकार की तरफ से क्या कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने चाहिए, या फिर चीन की तरफ से किस तरीके का रुझान अब देखने को मिलेगा जब इस तरीके की स्थिति LAC पर देखने को मिल रही? देखिए, बहुत सारे हमने व्यापार के संबंध हमारे खराब हुए हैं जी, ये सत्य है। और क्योंकि जब व्यापार के संबंध खराब हुए हैं तो हमने दूसरे लोगों से व्यापार शुरू कर दिया। देखिए, चाइना के साथ व्यापार करने में, उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कराने में डर तो स्वाभाविक है। और हम चाहेंगे कि बहुत कम स्थितियां ऐसी पैदा हो कि चाइना के साथ हमें बहुत सारे ऐसे काम करने पड़े। अगर हमारे पास जापान, कोरिया और वियतनाम जैसे देश हैं, अमेरिका जैसे देश है, रसिया जैसे देश है, जहां से अगर हमारे हित पूरे होते हैं, वो बहुत इसेंशियल चीजें हैं, वही हो पाएंगी। और जो विश्वास बहाली की बात है हितेंद्र, वो मुझे लगता है कम से कम उसमें भी 5 साल लगेंगे। लेकिन रामदेव जी, जो स्थिति हमने हाल फिलहाल में देखी, जो संघर्ष है, जो टकराव देखने को मिला, जो कि पिछले कई सालों में, जैसा कि आपने भी बताया कि वहाँ पर कभी झगड़ा भी नहीं हुआ, फायरिंग तो दूर की बात है, लेकिन अब जो देखने को मिला, अब खूनी संघर्ष भी वहाँ पर देखने को मिला 1 साल के अंदर अंदर, और कई दौर की बातचीत हुई लेकिन समाधान नहीं निकला। आखिरकार ये कहा जा रहा था कि दिसंबर और जनवरी के आसपास में वहाँ पर स्थिति सामान्य हो जाएगी, क्योंकि सर्दी में चीन की सेना नहीं टिक पाएगी। लेकिन क्या अब ये माना जाए, जिस तरीके से चीन की सेना भी वहाँ पर अभी तक टिकी हुई है, कि वो भी भारत के सैनिकों के बराबरी में कहीं ना कहीं आती हुई दिखाई दे रही है? जिस तरीके से भारत के सैनिकों की मिसाल दी जाती है कि कहीं भी किसी भी परिस्थिति में रह सकते हैं। देखिए, हमारी सेना विषम परिस्थितियों में रह सकती है जी, लेकिन उनकी सेना जो है विषम परिस्थितियों में इतनी ट्रेंड नहीं है, ये सत्य है जी। लेकिन चूंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसा इतना ज्यादा है कि वो बहुत जल्दी समय में जो है ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर देते हैं ताकि उनके सैनिक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएं। हम लोग तो टेंट में रहते हैं, हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, हम चल देंगे, कोई बात नहीं, टेंट भी हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, चाहे JNK हो या LAC पर हो, कहीं पर भी हो, आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना पड़ेगा, रोड साइड बनानी पड़ेगी। बेशक हम विड्रॉ कर लें, बेशक हम अपने फौज को वापस बुला लें, लेकिन जो LAC के किनारे के इलाके हैं, जो हमारे विलेजेस हैं, उन तक सड़क पहुंचाना। जब भी हम सड़क की निर्माण की बात करते हैं, बोलता मेरे इलाके में आ रही है, जब वो सड़क निर्माण करता है तो बोलता मेरा इलाका है। यार, ये कब तक ये बात सहन करनी पड़ेगी? आप देखिए, भारतीय सेना हो या कोई भी सेना हो, तब तक लड़ाई नहीं जीत सकती जब तक उसको रसद न पहुंचे। रसद पहुंचने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको सड़कें चाहिए, आपको एयरफील्ड चाहिए, आपको एयरपोर्ट चाहिए, आपको ट्रेन सिस्टम चाहिए, आपको ट्रक सिस्टम चाहिए। ये तमाम चीजों को बढ़ाने के लिए जो भारत सरकार प्रयास कर रही है, वो तारीफ करता हूं मैं उसकी कि काफी प्रयास हो रहा है, लेकिन इनफ नहीं है। क्योंकि आपके पास इस समय स्थिति ये है कि जो रक्षा बजट 1 साल में आपने बनाया है, आप 7 राफेल खरीद करके बैठ जाओगे, आपके पास तो खरीदने के लिए पैसे ही नहीं बचेंगे। चाइना ने भी, अगर आपने देखा होगा जितेंद्र जी, आपने ही पढ़ा होगा, चाइना का जो न्यूज़पेपर ने लिखा था रक्षा बजट के बाद कि 4,81,000 करोड़ में आप हमसे टक्कर लेने की तैयारी कर रहे हो। मेरा 16 लाख का बजट है, 16 लाख करोड़ का बजट है, 4 गुना आपसे ज्यादा हमारा बजट है। और ये जो खर्चा होता है अपने फोर्स के ऊपर, अपनी सेना के ऊपर, जब देश खर्चा करते हैं, अमेरिका जैसा देश 22 अरब 24 अरब जो है खर्च करता है, लेकिन हम जो है इस समय थोड़ा पीछे रह जाते हैं। तो डेवलपमेंट, जो सेना का मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, रोड और रेड है वहां तक पहुंचने चाहिए, वो नहीं हो पा रहे। और यही एक वजह है कि हमें थोड़ा थोड़ा जो है सरकार को भी उस समय कदम पीछे खींचने पड़ते। जी, चलिए रामदेव जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो टकराव की स्थिति भारत और चीन के बीच बनी हुई थी, वो अब सामान्य होती हुई दिखाई दे रही है। और इस बात की आधिकारिक पुष्टि की है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद में। उन्होंने अपने संबोधन में इस बारे में जानकारी दी है कि दोनों ही देशों की सेनाएं जो हैं वो पीछे हटने को तैयार हो गई हैं, बल्कि पीछे हटना शुरू भी हो गई हैं।
चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। हरियाणा बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला ने खेल कोटे में हुए बदलाव के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने ये कहा कि जो बदलाव खेल कोटे की नौकरियों को लेकर के किया गया है वो खेल और खिलाड़ियों के हित में किया गया है। खेल की नई पॉलिसी को लेकर के सुभाष बराला ने यह कहा है कि खेल के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए हमारी सरकार पारदर्शी पॉलिसी लाई है। इससे पहले खिलाड़ियों के साथ भेदभाव हुए हैं जिन्हें इस सरकार ने खत्म करने का काम किया और जिन खिलाड़ियों ने बेहतर काम किया है उन्हें उसी क्षेत्र में काम पर रखना और आने वाले दिनों में खेल का भी लाभ उन्हें हो सके, सरकार ने इसलिए पॉलिसी बनाई है। सर्कल कबड्डी जैसे खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन दिया गया है और ओलंपिक की तैयारी करने वालों को 5 लाख के एडवांस देने की मदद देने की घोषणा जो है वो की गई है। बता दें कि हाल ही में कैबिनेट की बैठक में मनोहर लाल खट्टर ने एक कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया जिसके तहत अब पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे HCS या फिर HPS पदों पर नियुक्ति नहीं मिलेगी। खेल जगत का लाभ हो सके, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके हमारी सरकार ने पॉलिसी बनाई है। और जिस प्रकार से अभी कल के मंत्रिमंडल की बैठक में एक बात आई है, एक तो सर्कल कबड्डी उसके खिलाड़ियों को जो इस सरकार ने प्रोत्साहन दिया है, मैं नहीं समझता कि पूर्व में कभी इस प्रकार का प्रोत्साहन ऐसे खिलाड़ियों को दिया गया होगा। हमारे हरियाणा का जो खेल है, ये सर्कल कबड्डी है, ये बच्चे और बच्चियों दोनों में बहुत लोकप्रिय है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे खिलाड़ियों ने इस खेल के माध्यम से हमारे देश की और प्रदेश की पहचान बनाई है। तो उनको एक बड़ा लाभ इस कल की पॉलिसी में दिया गया। और इसी प्रकार से जो ओलंपिक तक की तैयारी करने वाले जो खिलाड़ी हैं उनको तैयारी के लिए 5 लाख रुपए एडवांस में देने की जो घोषणा की है, मैं समझता हूं बाकी लाभ तो उनको मिलेंगे ही। जो तैयारी के लिए इतना बड़ा प्रोत्साहन हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में दिया है। महाराष्ट्र में मराठी का मुद्दा सुर्खियों में रहता है। एक बार फिर से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया। मुंबई में रहना है तो मराठी का सम्मान करना ही होगा, इस तरीके की बातें मुंबई में की जाती हैं। हाल ही में बीजेपी के पूर्व विधायक हेमेंद्र मेहता शिवसेना में शामिल हुए हैं तो उनके समर्थकों ने गुजराती में पोस्टर लगवाए जिसका मनसे ने विरोध किया है और मनसे ने अपने स्टाइल में मराठी में लिखने का आह्वान किया है। वहां पर छोटे छोटे जो पोस्टर्स हैं वो भी चिपकाए गए हैं उस बैनर पर। इतना ही नहीं, मनसे ने उस बैनर पर मराठी भाषा के जो पोस्टर हैं वो चिपकाए गए हैं और उसमें कहा गया है कि पोस्टर जल्द से जल्द मराठी में किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो मनसे अपने स्टाइल में इसका जवाब देगी। मुंबई में एक बार फिर से मनसे बनाम गुजराती का मुद्दा गरमा गया है कि जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि हेमेंद्र मेहता जो अभी कुछ दिन ही पहले शिवसेना में शामिल हुए थे, उन्होंने अपना बैनर लगाया था। बैनर में गुजराती में लिखा हुआ था कि किस तरह से उनका स्वागत शिवसेना में हो रहा है। हालांकि महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है, उसको लेकर लगातार लोग आक्रामक है। वहीं जिस तरह से बीजेपी की अगर बात कहते हैं, बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार को किस तरह से गिराया जाए। वहीं जिस तरह से मनसे उनके साथ में समर्थन दे रही है, आज मनसे वालों ने अपनी स्टाइल में गुजराती में लिखे हुए बैनर को मिटाकर उस पर जो है मराठी में लिखने का आह्वान किया है। इस पूरे मामले की बात जब हमने यहाँ के स्थानिक अध्यक्ष नयन कदम से बात की थी, नयन कदम ने साफ तौर पर कह दिया है कि पहले भी हमने एजेंडा रखा था कि महाराष्ट्र में रहना है, मुंबई में रहना है तो मराठी में ही बोलना होगा, मराठी में ही आपको बैनर लगाने को। उसके बावजूद अगर गुजराती में इस तरह के बैनर लगा जाते हैं तो हम उसका विरोध करते हैं। ठीक मन से अपने स्टाइल में इसका विरोध किया है और आह्वान किया है कि गुजराती के बैनर निकालकर मराठी में बैनर लगाएं। कैमरा पर्सन पत्रकार सोनी, NB न्यूज, मुंबई। सत्यप्रकाश सोनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। सत्यप्रकाश, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, क्या वो पोस्टर हटा दिए गए हैं? देखिए, इतने पोस्टर अभी नहीं हटाए गए हैं, लेकिन जिस तरह से मनसे हमेशा से मराठी भाषा को लेकर आक्रामक रही है, मनसे गाए बगाए जो है कभी उत्तर भारतीयों को तो कभी बिहारियों को, अभी इस बार उन्होंने गुजरातियों को टारगेट बनाया। उसका महज कारण यह है कि बीते कुछ दिन पहले बीजेपी में जो तमाम गुजराती सेल के जो तमाम उद्योगपति थे उन्होंने शिवसेना में शामिल हुए हैं। उसको लेकर कहीं न कहीं जो अब लोगों के मन में असमंजस की स्थिति है कि कहीं न कहीं जो है तमाम गुजराती वोट है वो शिवसेना में तब्दील हो जाएंगे। उसको लेकर बीजेपी लगातार आक्रामक रही है। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से मन से जो है बीजेपी समर्थन बन चुकी है। यही वजह है
कि गुजराती में जो बैनर लगाए गए थे उसको अब मराठी में करने का आह्वान किया गया है। जी हालांकि ये मामला जो है आज देर शाम हुआ है, उसको लेकर ये भी माना जा रहा है कि शायद कल जो है वो बैनर हटा लिया जाएगा, नहीं तो मन से अपने स्टाइल में जवाब देने की बात कही है। जी हेमेंद्र मेहता जो कि शिवसेना में हाल फिलहाल में शामिल हुए हैं, जिनके पोस्टर वहां पर लगाए गए हैं, उनके समर्थकों ने पोस्टर लगाए, उनकी तरफ से कोई बयान, कोई प्रतिक्रिया सामने आई इस पूरे मसले पर? लेकिन हेमंत मेहता का साफ तौर पे कहना है कि यह बैनर हमने गुजराती बंधुओं को लगाया है, गुजराती लोगों को लगाया है, तो जाहिर तौर पर हमें जो बैनर लगाना था गुजराती में ही लगाना था, हम हिंदी में लिख सकते थे, लेकिन हमने गुजराती में लगाया। रही बात मनसे का विरोध का, तो हम मनसे के विरोध का भी समर्थन करते हैं। अगला बैनर अगर लगेगा तो मराठी में भी लग सकता है, इस तरह की बातें कही जा रही। जी तो उन्होंने क्या इस बारे में जवाब दिया कि ये पोस्टर हटा करके वहां पर मराठी भाषा में ही पोस्टर लगाया जाएगा? देखिए, महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है जी। शिवसेना किसी भी कदम से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में विकल्प यही है कि दूसरा बैनर लगाया जा सकता है, लेकिन गुजराती बैनर हटाया नहीं जाएगा, इस तरह की बातें सामने आ रही है। जी, और अगर गुजराती बैनर नहीं हटाया गया तो मनसे नेताओं की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, मनसे हमेशा से अपने शब्दों को लेकर, अपनी बातों को लेकर अडिग रही है। जिस तरह से मनसे ने गुजराती बैनर के ऊपर मराठी भाषा का जो पोस्टर चिपका कर कर रही है कि अगर आप अगले आने वाले दिनों में इसको मराठी में नहीं करते हैं तो या तो मनसे अपनी स्टाइल में जवाब देगी या तो फिर उस बैनर को उखाड़ फेंकेगी। इसका फैसला जो है मनसे कल करने वाली है। जी, मनसे कल मतलब वहां पर इस तरीके की जो टकराव की स्थिति है वो भी देखने को मिल सकती है, मनसे के कार्यकर्ता नेता वहां पर पहुंच सकते हैं। देखिए, जाहिर तौर पर मनसे हर बार जब भी मराठी मुद्दा आता है, मराठी मानुष का मुद्दा आता है, आक्रामक रही है। ऐसे में कोई भी मुद्दा जो है मनसे हल्के में नहीं लेती है, उसको बुलाना चाहती है। जब एक बार मनसे को मौका मिले तो जाहिर तौर पर इसका फायदा जरूर उठाने की कोशिश करेगी। दूसरी बात, इस पूरे मामले का फायदा उठाने वाली बीजेपी है, क्योंकि ये बार बार देखा जा रहा है कि बीजेपी पूरी तरह से शिवसेना सरकार को लेकर आक्रामक है। अब एक बार फिर से मुद्दा मिला तो जाहिर तौर पर इसको भी बड़ा किया जा सकता है। जी सत्यप्रकाश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो एक बार फिर से महाराष्ट्र में जो वहाँ की जो बात कही जाती है कि मराठी ही यहाँ पर बोलनी होगी, मराठी ही लिखनी होगी, तो वो बात एक बार फिर से दिखाई दे रही है। और मनसे ने साफ तौर पर जो हेमेंद्र, जो पूर्व विधायक रहे बीजेपी के और वो शिवसेना में शामिल हो गए हैं, उनको ये चेतावनी दी गई है कि वो जो बैनर लगाया गया है उसको वहाँ पर मराठी में ही लगाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो वो अपने स्टाइल में जवाब भी देंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।